प्यारे साथियों, आप लोग तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन साफ पता चल रहा है पूरे मन से नहीं। अच्छा नंबर पाने के बावजूद, फ्रेश नंबर पाने के बावजूद भी ये संशय अधिकता बंधुओं और बहनों में जो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा लायक हैं, जिनके प्री में आंसर की के बाद नंबर संतोषजनक हैं, जब उनके मन में निश्चय नहीं हो पा रहा है तो जो तो बहुत लो नंबर है उनकी तो हालत खराब है। तो अभी मनोयोग से तैयारी तो नहीं हो रही है और हमारा टेस्ट सीरीज भी 1 तारीख से है। तो जो बच्चे बहुत ही टॉप मेरिट में हो तो निश्चिंत होकर के टेस्ट की तैयारी में लगे हैं, वो देंगे एग्ज़ाम। लेकिन जो अनिश्चय में है, नंबर अच्छा पाने के बावजूद कारण कुछ भी हो, मैं उसमें नहीं जाता। दोनों प्रकार के लोगों को एक औचित्यपूर्ण एडवाइस है कि आप अपना समय भाई बचाएं। दोनों हित में आपके फायदेमंद हैं। आपके सामने बिहार जुडिशरी नई वैकेंसी आ गई, उनकी बात मैं नहीं कर रहा जो बिहार जुडिशरी नहीं पाएंगे और यहाँ भी नंबर कम पाए हैं, तो कहते हैं कि दोनों तरफ से उनका नुकसान है। लेकिन जिसका बाई चांस नंबर बहुत लो महसूस कर रहे हैं या लगता है उनका नहीं हो पाएगा, तो उनके सामने नई 2 वैकेंसी है। एक हरियाणा अटॉर्नी आ गई और एक बिहार जुडिशरी, अच्छी सीट है 32वीं, उसमें अप्लाई करें, उसके सिलेबस को इकट्ठा करें, तन्मय हो जाएं। हताश निराश पश्चाताप करने से कुछ मिलेगा? घबराने से? जितने समय में आप इन सब वृत्तियों के शिकार होते हैं, यकीन माने ये आपको तब पता चलेगा जब मेरी एज के होंगे आप। बहुत पश्चाताप होता है। हमें आज भी ये महसूस होता है कि जब इस उम्र में, जब 2006 में 24 साल की उम्र थी, उस समय इतनी आग थी, इतना सब कुछ करने का मन था कि अब की बार तो होना ही है। ये बात अलग है कि आपकी डेस्टिनी, आपका प्रारब्ध आपको दुर्भाग्य का बार बार शिकार बनाए और आपको अच्छी मेहनत के बावजूद भी सफलता न मिले। ये होता है, हर फील्ड में होता है। ऐसा मत समझिए कि इसका कारण मात्र भ्रष्टाचार है, नहीं। असल में सबहि नचावत राम गोसाई। एक तुलसीदास जी की पंक्ति है, चौपाई है, सबहि नचावत राम गोसाई। सबको वो नचा रहा है। इसको और परिमार्जित कहें, जो बुद्धिज्म कहता है, भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी कहती है कि ईश्वर है, कह नहीं सकता। आत्मा की भी सत्ता को बहुत दिक्कतपूर्ण ढंग से एक्सेप्ट किया। बुद्ध का चलता तो आत्मा भी ना मानते, अनात्मवाद, समझ रहे हैं। लेकिन उनका ये मानना था कि सब कुछ जो है वो पुद्गल है, गुण प्रधान है, कर्म प्रधान है। जिसको गीता में कर्म कहा गया उसी को बुद्ध ने पुद्गल कहा। समझ रहे हैं? तो मैं एक बात पे आपका ध्यान खींचूंगा, अगर आप ईश्वर में बिल्कुल आस्था नहीं रखते, ये आश्चर्य वाली बात नहीं है। कारण हजार मौजूद हैं, ईश्वर कहीं दिखता नहीं है वो, लेकिन इतना तो दिखता है कि कर्म वो कारण है। तो जो ये दुर्भाग्य दुर्भाग्य हम चिल्लाते हैं, आप भी महसूस करते होंगे कि ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है। वास्तव में ये कर्म जनित है। और वो कर्म जनित होता क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति कुछ भी करते वक्त, अच्छा अथवा बुरा, ये मान कर चलता है कि मैं कर रहा हूं। तो जो भक्ति का सूत्र है कि सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दीजिए, ये कहते सुनते श्रीमद् भागवत कथा में, पुराण में, सत्यनारायण की कथा में, या कोई ऋषि मुनि या कोई भी सामान्य विद्वान ही चर्चा करे तो सुनने में बड़ा मिठास भरा लगता है, लेकिन केवल सुनने तक। कितने परसेंट होंगे मैं आपको बताऊं, जैसे 50,000 की भीड़ यहाँ जुडिशरी में बैठी थी प्री में, इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इन सब फिलॉसफी को विश्वास करते हैं? देते सभी हैं और सब कंट्रोल उसी से हो रहे हैं। तो अगर आप ये नहीं कह सकते कि वो कंट्रोल नहीं करता, यानी सबहि नचावत राम गोसाई पर आप राम पर यकीन नहीं करते, ना करें। उसी शब्द को जहां लिखा है सबहि नचावत राम गोसाई, वहीं लिखिए सबहि नचावत आपन कर्म गोसाई। यानी एक तरफ जो आस्तिकवादी हैं, इसमें जो विद्यार्थी अधिवक्ता बंधु और बहन आध्यात्मिक प्रकृति के हैं, उसको कह सकते हैं कि राम गोसाई। लेकिन राम गोसाई उस पर होता है जब वो राम के प्रति समर्पित करके काम करे। ऐसा कौन करता है? आप प्री दे रहे हैं, आपको लगेगा मैं दे रहा हूं, मैं नहीं पढ़ पाया, मैंने लापरवाही की। तो जब सब आप ही कर रहे हैं तो आपका पुद्गल जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो आपका पुद्गल जब जुड़ेगा तो वही भाग्य का निर्माता और वही भाग्य का हानिकर्ता दोनों बनेगा। जो चतुराई से, चालाकी से, रिश्वतखोरी से भी पद पे पहुंच रहे हैं, उसका कारण यही नहीं है
कि वो ऐसा कर दे ना, वो कुछ ऐसा जमा पूंजी है कर्मों का कि जो उनको वहां तक गलत ढंग से भी पहुंचा रहा है। वही चीज है कि जब आप अच्छा मेहनत करने के बावजूद भी नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं जो कर्म का ज़ख़ीरा है, उसमें कोई कमी है और अस्तित्व आपसे कुछ और करवाना चाहता है। व्याख्याएँ हज़ार हो सकती हैं, मैं आपको इतना ही समझाऊँगा कि चाहे आप आत्मवादी हों, चाहे अनात्मवादी हों, चाहे आप ईश्वरवादी हों, चाहे अनीश्वरवादी हों, फ़र्क नहीं पड़ता। एक मामले पे तो टिक ही सकते हैं कि जो किया है उसका फल मिलेगा। अगर आप ऐसे सोच के हैं कि आप मानबे नहीं करते कि कर्म का फल होता है, तब आपको नहीं समझाया जा सकता। क्योंकि ये जगत में और कुछ नहीं है। एक पाई आपका नहीं जाता, पता है ना? लेकिन कर्म का लेखा जाता है। इस भ्रम में मत रहना कि शरीर यहीं जल जाती है तो सब कुछ जल जाता है। डोंट बिलीव इट्स। पूरी ताकत तन्मयता से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आपके मन के अंदर की ये भ्रांति कि शरीर ही सब कुछ है, चारवाक दर्शन पढ़ के पगलाइए मत। आपके भीतर सोल है जहाँ से मेरी आवाज़ निकल रही है और जहाँ से आप सुन पा रहे हैं। जो आपका सुनना कंट्रोल कर रहा है, समझिएगा, जो आपका मेरे द्वारा बोलने पर सुनना कंट्रोल कर रहा है, जो आपके भीतर सुनकर समझवा रहा है, वही अस्तित्व है और वो आपके भीतर से मरने पर इस शरीरिया में से निकल जाता है। उसी को चाहे आत्मा कह लीजिए, चाहे ईश्वर अंशी कह लीजिए, जो भी शब्द। लेकिन ये जो धारणा आपकी इस संसार में मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, चारवाक दर्शन तो यही कहता है ना कि जब से शरीर है तब तक घी बेच के पी लो, मजा काटो। तो इस दर्शन पे नई पीढ़ी के लोग बिल्कुल दौड़ चल के चल रहे हैं कि जिंदगी एक बार मिली है, मजा खूब कर लो। मजा नहीं, वो सब जुड़ेगा। उसका असलियत पता तब चलता है जब आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो। पढ़ाई करना, पद प्राप्त करना, इस स्पिरिचुअलिटी से और जीवन के परत सोच रखना, इंसानियत समझना, काफ़ी लोग अच्छे दयालु किस्म के मिलेंगे, प्रेम भावपूर्ण मिलेंगे, लेकिन वो भी उनके पास वो क्षमता नहीं होती जो जीवन को समझें। वो उनको इतना पता है, संस्कारों से भी हो सकता है, माँ बाप अच्छे संस्कार के अगर हैं तो उनको ये हो जाता है कि भाई देखिए, किसी को हिंसा नहीं करना, किसी को गाली गलौज नहीं करना, जितना हो सके सेवा पाती करना, अपने कर्तव्य पथ पे अडिग रहना। तो गृहस्थी के जो जंजाल हैं उसमें वो ईमानदारी से निभाता चला जाता है। बहुत ज़्यादा ज्ञानी वो नहीं होता, बहुत साधारण औसत से कम बुद्धि क्षमता वाला। वो कोई पद वद ना पाए, आपके देखें उस पे, मैं कह रहा हूँ एक जूता सीने वाला मोची भी ईमानदार अगर होगा, कोई उपनिषद शास्त्र गीता पुराण नहीं पढ़ा, उसका जीवन धन्य है, बशर्ते उस ज्ञानी के, उस उपनिषद पढ़ने वाले, उस महाभारत पढ़ने वाले ज्ञानवान व्यक्ति के जो जान करके हर वो कृत्य कर रहा है जिससे नया पुद्गल तैयार हो रहा है। पुद्गल का मतलब विकर्म, नया प्रारब्ध बना रहे हैं आप। कहाँ ले जाएंगे? किसके लिए आप कर रहे हैं ये सब? किस समाज को दिखाने के लिए भाई इतनी बेचैनी है? मैं आपको बताऊं, कमीशन से और हाई कोर्ट से जो नौकरियां मिलती हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो नौकरियां मिलती हैं, नौकरी पर इतना दबाव है। और जो एक ज़माने में सामंतवादी ठाठ था जिसका डंका बजता था, आधे से ज़्यादा पब्लिक लेबर थी, एक जमींदार होता था, उसके पास ज़मीन होती थी, तो वो जो जमींदारी का तैस था वो वर्तमान जमींदारी उन्मूलन कानून ने ख़त्म कर दिया। प्रजातंत्र का विषय है। अब कोई भी लेबर जमींदार के यहाँ काम करना पसंद नहीं करता, मनरेगा में काम भले कर ले। तो वो ठसक जो जमींदारों को थी, जो सामंतवादी ठाठ से जीते थे, उसी सामंतवाद ने रिप्लेस किया है किस पर? नौकरशाही पर, नेतागिरी में। तो जो उजड्ड प्रकृति के हैं, जिनके पास मोटा दिमाग, सातिर दिमाग है, जो बारीक काम नहीं करना जानते, जो भय कारित करके, आतंक पैदा करके पॉलिटिक्स में आकर के और सबसे ऊंचे बैठना चाहते हैं, सब पर शासन करना चाहते हैं, आप देखते होंगे वो नेतागिरी साइड में दिखाई देते हैं। सबके सबकी नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकतर। ऐसे ही नौकरशाही में भी देखें, दो प्रकार के लोग सत्ता में आना चाहते हैं। एक तो उनका जो पुराना ठसक चला गया, वो ठसक पाना चाहते हैं, और एक वो जिनको आवश्यकता ये लगती है कि न्यायपरक क्षेत्र है, पावर इसमें अच्छी है, उनको भी एक शासन करने का स्वभाव है, शासन करने की आकांक्षा है, उसमें मजा और रुतबा देख रहे हैं, तो रुतबे के चक्कर में पढ़ाई करते हैं।
ये दोनों प्रकार के लोग इंसानियत नहीं समझ सकते। मानवता क्या होती है, ये एन केन प्रकारेण पद प्राप्त करने में ये दूसरे का हक भी छीनते हैं। मैं आपको बताऊं, गलत ढंग से सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी पा लेना, समझिए इस बात को, गलत ढंग से सर्टिफिकेट लगा करके मिलिट्री में ही नौकरी नहीं लोग करते। इन बड़ी संस्थाओं में भी कमीशन को और उच्च संस्थाओं को जो नियामक संस्थाएं हैं एग्जाम लेने की, उसको धोखे में डालकर दूसरे का हक छीनते हैं। जैसे रिजर्वेशन कोटे में जिसको रिजर्वेशन मिल गया, एक पीढ़ी तथ्य छिपा करके, अब जब एक पीढ़ी क्रीमी लेयर से ऊपर आ गई तो उसको नहीं लेना चाहिए, अपने ही वर्ग में अन्य लोगों का जो चाहिए उनका हक मारा जा रहा है। ये पूरे सृष्टि में कहानी चल रही है और ये हर क्षेत्र में है। मैं स्पष्ट करूं कि इस तरीके से जो व्यक्ति अंदर आता है वो कितनों उपदेश दे, कितनों सिद्धांत बघारे, कितनों कवित्त पेले, लेकिन असली में वो नंबर 1 का छठा धूर्त आदमी है। कहते नहीं, शेर के खाल में भेड़िया, शेर के खाल में भेड़िया वाला हाल है। शेर की जो शान स्वाभिमान है उसमें क्या है, असली में वो भेड़िया है, लेकिन दिखा रहा है कि मैं शेर हूं। गीदड़, एक बार एक कहानी बचपन में हमने पढ़ी थी, हमारे कोर्स में था कि एक गीदड़ जो है धोबी के टब में गिर जाता है और टब में कलर ऐसा था कि वो कुछ सिंह जैसा दिखने लगा। तो सिंह, उसमें जो वास्तव में जंगल में सिंह थे, वो उनको बड़ी बेचैनी हुई कि ये विचित्र तरीके का सिंह कहाँ आ गया। सब लोगों ने मिलकर उसको राजा बना दिया, लेकिन सिंहों को विश्वास होता नहीं था कि ये अचानक, मतलब ये कैसे तख्ता पलट हो गया। आपको बताऊं, बस एक उसी दिन शाम हुई और शाम को उसके बिरादरी के लोग हुआ हुआ करने लगे। तो आपने देखा होगा ठंडी में अक्सर आप गीदड़ों की आवाज़, एक अगर गीदड़ हुआ हुआ करेगा तो सारे करने लगते हैं, उनका स्वभाव है। इस गीदड़ को जो टब में गिरा था, जो सिंह बन गया था, उसको ये भ्रम था कि कहीं वो उतने समय के लिए भूल गया कि मैं सिंह बना हुआ हूँ, बस उसके मुंह से भी निकल पड़ा हुआ हुआ। और जैसे हुआ हुआ निकला सिंह, असली जो सिंह था वो समझ गया, ओ ये तो गीदड़ के भेष में सिंह है, मार के खा गए, मार डाले सारे सिंह। तो सत्य के आगे असत्य का जो ये चोला है, जो भौकाल जिसको कहते हैं, इन सब धारणाओं से अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाइए। हमें बात आप लोगों से तब करते हैं कि मैं मान के चलता हूं कि भाई 20-25 साल की उम्र के आप हैं, मैं उपदेशित नहीं कर रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है मेरी बात सुनकर कि मैं उपदेश दे रहा हूं, भाई आप ही ज्ञानी, हम ज्ञान नहीं बघार रहे। हम वो सूत्र सरल करना चाहते हैं जिससे आपको जो तनाव पड़ता है, जो आपको ये कंपटीशन आपके सर पे चढ़ करके इतना गरजता है कि आपकी जान लेने पे उतारू है, जो आप में ये धारणा बैठा दिया है कि अगर सरकारी सर्विस नहीं मिली तो मर जाएंगे, हमारी इज्जत नहीं है, इन सब मिथकों से दूर हटकर आप जीवन के परख सोच पाएंगे, जिसके लिए शरीर में आपकी आत्मा है। आत्मा इसलिए नहीं है कि किसी कोटे का सीट का जो नौकरी है उसको छीन करके तुम ले लो और जाके सोसाइटी में चौचक इमेज बनाओ कि हम भौकाल टाइट कर रहे हैं, हम फलनवा हैं। जानते हैं ये कोई बहादुरी वाली बात नहीं है। जो असहाय हैं, निर्बल हैं, उनके लिए वो व्यवस्था है, और आप फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके सत्ता में आ रहे हैं। जरा सोचें, उससे बेहतर तो वो बच्चे हैं जो कुछ भी हो जाए, हम उन एक क्लास के बच्चों को जो आर्थाभाव में जीते हैं, भयंकर गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन वो नहीं सोचते कि हमको रिजर्वेशन मिले। एक स्वाभिमान होता है व्यक्ति में, जब अपने प्रति ही, यानी हमेशा बैसाखी के ही चक्कर में है तो आत्मा क्या खाक मिलेगा जयशंकर प्रसाद की रचना बोल देने से। अकेले में मंथन करना चाहिए कि हमारा कितना जीवन ओरिजिनल है और कितना हम बहरूपिया बने हुए हैं, किससे क्या क्या छिपाते फिर रहे हैं। बीवी बच्चे, मान लीजिए सोसाइटी में जितने लोग हैं, यानी दुकानदार के पास गया, कुछ जनरल स्टोर पे कोई सामान ले रहा है, वहां भी छिपा रहा है, सामने वाले के सामने कुछ और, बाप के सामने कुछ और, बीवी के सामने कुछ और।
सोसाइटी के सामने कुछ और, अपने शिष्यों यानी जिनको वो पढ़ाता है उनके सामने कुछ और। किसको धोखा दे रहे हो भाई? और काहे ये सब कर रहे हो? सिर्फ इसीलिए ना कि समाज में तुम्हारा भौकाल टाइट रहे, यानी तुम्हारे जीवन से बढ़कर भौकाल है। समाज में चार चिरकुट जो तुमको 50 साल पहले इसलिए ठसक से डर से, आपको वहां भी ध्यान देना चाहिए। तुलसीदास जी की ये लाइन बहुत सार्थक लिखी गई है, लेकिन भाव बड़ा गलत है। मैं उस चर्चा में नहीं जाऊंगा, लेकिन भय बिन होए न प्रीति, ये प्रीति नहीं होती। जो भी प्रीति भय से क्रिएट होती है, वो भय के साथ वाली प्रीति वास्तव में प्रीति नहीं होती। लेकिन हमारे समाज ने इसी प्रीति को स्वीकार किया है। वो क्या समझता है कि जैसे जमींदारी जब था तो डर के मारे सारे लोग आके काम काज करते थे, तो उनको क्या लगता था, वो डर के मारे वो काम काज करते थे, उस वर्ग को लगता था कि ये हमसे प्रेम करते हैं। प्रेम व्रेम नहीं होता, और इसी को खूब मान्यता मिली है। वैसे ही आज के ज़माने में सोच रहे हैं कि जब हम किसी अधिकारी या पद प्रतिष्ठा पे चले जाएंगे तब हमारी ठसक ठसक गया जमाना गत। ये केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में जरा सा बचा है। दिल्ली एनसीआर में जाइए, पश्चिमी भारत में जाइए, आपको इसका ठसक नहीं दिखा सकते। सोसाइटी में बिजनेसमैन भी इतनी ताकतवर रखता है। एक साधारण सा किसान पंजाब हरियाणा में इतनी पावर रखता है कि अधिकारी से पूछेगा तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तो यहाँ भोकाल टाइट करने आए हो। अनायास नरेंद्र मोदी ने सबकी बत्ती नहीं उतरवा दी, उतरवा दिया, ठीक किया। 2 सूत्रीय कार्यक्रम है, नाक रगड़ के पढ़ना और उसके बाद किसी बहन बेटी के चक्कर में मोटा दहेज लेना। पूरे साल जो 10 साल पढ़ाई करके खर्चा किया है उसको उसकी बहन उसके बाप से वसूल लेना, और बाप भी ऐसे लाइन में लगे हैं। दहेज लेना शान का विषय आज भी। और क्या है, पीएचडी जेआरएफ होल्डर हैं, सूर्यवंशी हैं। खाक सूर्यवंशी हो आप। किसी समुदाय वर्ग जाति से आते, मैं किसी विशेष का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ये भावना की पढ़ लिख करके खूब ऊंचा पद मिलेगा, उस पर मोटा दहेज लेंगे, आप आदमी नहीं हैं, ये तो नक्की जान जाइए। हो सकता है अपने शादी में आपको ये आपका जो भौकाल दिखाने का जो प्रयोजन चल रहा है पिछले 25-30 साल से, उसमें आप मानेंगे नहीं। आपका अहंकार आपको जरूर ले जाएगा घसीट कर, और आपको ऑर्केस्ट्रा डांस करवाएगा। आपको तसल्ली तब मिलेगी जब देश के अनपढ़ गंवार जट, जो बिल्कुल आपकी प्रतिष्ठा नहीं करते, समझना, जो आपको बिल्कुल रत्ती भर प्रेम नहीं करते, लेकिन वो खाने की लालच में, ऑर्केस्ट्रा देखने की लालच में, जिसको तुम क्या मान बैठोगे कि तुम्हारी बड़ी प्रतिष्ठा है, अब इतने लोग आ रहे हैं, बिल्कुल मिथ की भ्रम है ये। वो सोसाइटी नहीं रही सन 70-80 वाली तुम्हारे दादा बाबा की। बहुत होशियार पब्लिक है। सड़क छाप रिक्शा चलाने वाले को आप उल्लू नहीं बना सकते। अपने दादा बाबा का जमाना जाने दीजिएगा। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि इस मानसिकता से जुडिशरी में तो बिल्कुल मत आइए। बहुत ही ईमानदारी की कठोर जॉब है ये, और आपको ध्यान रखना है, आपके सामने ये जो एग्जीक्यूटिव एरिया के लोग हैं ना, जो एसडीएम एडीएम और डीएम साहब लोग, इनको भी ठीक करने की पावर है। इसीलिए है आपको कानून पढ़ाया क्यों जा रहा है, इनकी ये सारी चालाकियां समझिए। केवल इस मानसिकता से अगर आए हैं कि हम उस खानदान से हैं, हमारे घर में जुडिशरी में बहुत सारे लोग हैं तो हम भी हो जाएंगे, तो हम भी उसी मानसिकता से रहेंगे, कुछ ना न्याय कर पाएंगे आप। और आप अपने भ्रम में भले रहिए, आपको भी वो जो क्लाइंट आता है ना आपके कोर्टवा में, वो जो कोर्ट साहब बैठा है, वो भी नहीं रिस्पेक्ट देता, और ना आपको भविष्य में कोई देगा। बुढ़ापे में जब रिटायर हो जाएंगे केवल झक मारेंगे, झूठ है, अब तो मूछ रखने का भी जमाना चला गया, सफर चट्ट रहता है, तो मूछ पे ताव देने की तो बतिया नहीं, लेकिन जुबान से तो नहीं बाज आएंगे। रास्ते में चलेंगे, मान लीजिए कहीं आपकी अपनी व्यक्तिगत सवारी नहीं है, बस में बैठे हैं, तो कंडक्टर के बगल वाली सीट चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लाट साहब हैं, आपके अंदर कब कर्तव्य का भाव है। मैं इसी प्रयागराज में 20 साल गंवा करके ये सब महसूस किया हूं। रत्ती भर कमी नहीं है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, चाहे इंदौर हो, सब जगह जाना हुआ है। आज के वर्तमान स्टेज की बात कर रहा हूं, इतनी मानसिकता है, पद पाने की आकांक्षा के पीछे इतनी घृणित अवधारणा है, भौकाल। हम जिस दिन पावर में आ जाएंगे सबको खा जाएंगे। सेवा करने के लिए, न्याय करने के लिए पढ़ रहे हैं,
तो ये जो कुप्रवृत्ति है, ये केवल इसमें मानसिकता रूप से यही नहीं है, मिलता भी है। ध्यान रहे, ऐसा करते हुए इस भावना के साथ लोग पद प्राप्त करते हैं, और जो कह रहा हूं वही करते हैं। वो सेवा और न्याय गया तेल लेने। ये कहने का अर्थ यह है कि आप इस अवधारणा से बाहर आएं और अपने ईमानदारी के साथ जिस ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, अपने पिता, बाबा, दादा, नाना में जो बेहद ईमानदार रहा हो, उसकी जो ख्याति हो, बगैर किसी का हक छीने। कहते नहीं कि साध्य भी सही होना चाहिए। साधन साधन घृणित अपना करके आप साध्य प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बड़े चातिर सातिर इंसान हैं। मतलब मैं ऐसे साफ साफ कह रहा हूं, अनपढ़ डकैत से डरना उतना लाजमी नहीं बनता। सुनना ध्यान से, अनपढ़ जट सातिर डकैत के झुंड से लड़ना उतना लाजमी नहीं बनता जितना पढ़े लिखे और सातिर गलत ढंग से अर्जित किए गए पदासीन व्यक्ति, पदाधिकारी और नेता से बनता है। अपनी समझ को बढ़ाइए, सरल होना सीखिए। सरल होने का नाटक भी मत कीजिए। ढोंगा बिल्ला मत बनिए कि आप बड़े सीधे सज्जन हैं और आपका सब एक्टिविटी पता चल रहा हो कि बहुत ही पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। और इस भ्रम में मत रहना कि आपको कोई पढ़ नहीं पाएगा। सीबीसीआईडी के ऊपर सबसे बड़ा सीबीसीआईडी बैठा हुआ है, जो 10,000 मील नीचवा खदनिया में क्या हो रहा वो जानता है। जर्रे जर्रे का पता है उसे। वो कौन है? वो ईश्वर उसर नहीं, ऊपर वाला नहीं। आपके भीतर वही आत्मा में जो मना आपका ये सब करवा रहा है खुरापतिया, वहीं बगलिए बैठे बैठे झांकत बा और लगातार फीड करत जात बा। कुछ घूमा। अब आइए बाद की रचना पढ़ते हैं। केस तो आप कर ही दिए हैं इतना। अब पढ़ते हैं कि अगर आपके ऊपर आरोप बनाया जाए, एलिगेशन लगाया जाए, सिविल सूट फाइल किया जाए अनाधिकृत रूप से कब्जा प्राप्त करने पर अस्थायी संपत्ति पर, तो कैसे बाद विरचना होगी। कंटिन्यू करते हैं। सीपीसी पढ़ाना शुरू करूं, जजमेंट राइटिंग के बारे में कुछ बताना शुरू करूं, आपको आगाह करूं कि ये बातें जो 20-22 मिनट की हमने की, इसका मात्र पर्पज ये है कि अगर आप इस अवधारणा से युक्त हैं, इससे अलग हो जाएं। हाथ जोड़ता हूं। अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने समाज के प्रति नहीं, कान खोलकर सुनना। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप अपने बाप और दादा और अपने माई और अपने पिताजी और अपने पत्नी के लिए बहुत बड़ा नेक काम करेंगे। नहीं भाई, मत करिए इनके लिए एको काम। अपने लिए सुधर जाइए। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। आइए बाद की विरचना पढ़ते हैं। रिटन स्टेटमेंट के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन बाद की विरचना आज के टॉपिक में है। तो आप जब सीपीसी देखते हैं तो आर्डर 2 इसमें वाद के आवश्यक तत्व हो गए थे। आर्डर 2 जब आप देखेंगे, आर्डर 2 का रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 6, रूल 4, रूल 5, मतलब सीधे कहता हूं कि आर्डर 2 के बारे में विधिवत अध्ययन करेंगे और आज चर्चा करेंगे आर्डर 2 के रूल 1 से रूल 5 तक। 5 रूल पढ़ा जाता है, ठीक है, 10 मिनट में। अगर आपके पास सीपीसी की बेयर एक्ट है तो हिंदी माध्यम में मैं एक परम आदरणीय गुरुप्रवर त्रिपाठी जी, उनकी अगर आपके पास सीपीसी है, या अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो टकवानी सर की सीपीसी है, खोलें तत्काल। आपको जजमेंट राइटिंग में 35 से 40 नंबर लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आने वाले समय में मैं ये लाइव वीडियो जो देता हूँ, इसमें मैं ब्लैक बोर्ड पे आऊँगा, बताऊँगा कहाँ कौन लिखना चाहिए। फ्री का क्लास लीजिए, बिल्कुल मुफ्त में, बैठे बैठे रजाई में। तो रजाई वाला सीजन खैर चला गया, टांग पसारे। हमको आप कुछ भी कहने के लिए भी स्वतंत्र हैं, कहते हुए, लेकिन ये जो फायदे वाली चीज़ है उसको ले लीजिए, कापी कलम उठाइए। शुरू करते हैं। आर्डर 2 के अंतर्गत वाद की संरचना के संबंध में
प्रावधान है, इसके नियम हैं। नियम एक कहता है कि हर वाद की विरचना यावत साध्य ऐसे की जाएगी कि विवादग्रस्त विषयों पर अंतिम विनिश्चय करने के लिए बेसिक चीज पता चल जाए, यानी किस आधार पे विवाद है वो आधार पता चलना चाहिए, और उनसे संप्रक्त अतिरिक्त मुकदमेबाजी का भी निवारण हो। वो आधार इसलिए भी मात्र जानना जरूरी नहीं है कि विवाद का कारण पता चले, वो आधार जब पता चल जाएगा तो उसी मुद्दे पर अन्य अकारण नए विवाद से संबंधित मुकदमे न हो, इसकी भी जिम्मेवारी है। ऑर्डर 2 का रूल 2 कहता है कि वाद के अंतर्गत जब आप क्लेम करें तो संपूर्ण रूप से करें। इसी क्रम में आपको सोचना भी है, जो सीपीसी बनाने वाले विद्वान जनों ने ये रूल बनाया है उसका अनुक्रम भी मायने है, आगे पीछे नहीं। पहले नंबर पर आधार पता होना चाहिए, दूसरे नंबर पर क्लेम करें तो संपूर्ण करें, कुछ छूट न जाए। ध्यान दीजिए, हर वाद के अंतर्गत वो पूरा दावा होगा जिससे उस वाद हेतु के विषय में करने का वादी हकदार है, किंतु वादी वाद को किसी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर लाने की दृष्टि से अपने दावे के किसी भाग का त्याग कर सकेगा। हाँ, ऐसा होता है, जैसे वो स्पेशल जूरिसडिक्शन में ही मैटर को ले जाना चाहता है, जिसका मान लीजिए बाद मूल्य के आधार पर लेते हैं कि अगर वो इस मसले को लेकर के अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी इसमें बाद मूल्य का करता है तो फिर इस जूरिसडिक्शन वाले कोर्ट का एथराइज्ड राइट ही खत्म हो जाएगा। तो उसको कानून ये सुविधा दे रहा है, यानी ऑर्डर 1 रूल 2 कि वो अपने कुछ चीज़ों को त्याग कर दे, यानी उतने वाद मूल्य उतने प्रॉपर्टी के विवाद के मूल्य को खुद से त्याग कर दे तो उस जूरिसडिक्शन में मैटर आ जाएगा, वहाँ सुन लिया जाएगा। समझ गए होंगे। तो अगला पार्ट, दावे के भाग का त्याग। यह का मतलब क्या है? जहां वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता है या उसे साआशय त्याग देता है, वहां उसके बाद वह इस प्रकार लोप किए गए या त्यक्त भाग के बारे में वाद में नहीं लाएगा। ये जानते हैं क्या है? विचाराधीन प्रांग न्याय सेक्शन 10, ट्रायल के बेसिस पे अगर आपने कोई अपना हक और व्यू छोड़ा है तो यकीन मानिए बाद में उस पर आप उसी टॉपिक पर सूट फाइल नहीं कर सकते। समझ गए? और इसलिए ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 रूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर केस में, हर तीसरे केस में ये नौबत आ जाती है सीपीसी वाले में, दीवानी मुकदमों में। आगे देखिए, कई अनुतोषों में से एक के लिए वाद लाने का लोभ। जैसे आपको मान लीजिए रेमेडी है और रेमेडी में कंपनसेशन डैमेजेज प्राप्त करना है, साथ ही साथ उसमें हक के सोत कब्जा भी हासिल करना है। आपने कब्जे की अर्जी लगाई और उसमें छोड़ दिया कि मुझे डैमेजेज चाहिए, तो फिर कब्जे मिलेगा। आप ये सारे भी पढ़ेंगे, सेक्शन 37, सेक्शन 36, अस्थाई आस्था और परपेचुअली जो इंजेक्शन पास होते हैं उसमें भी यही सब होते हैं। अगर आपने उसकी मांगे नहीं की तो आप क्यों? हाँ, ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है सिविल सूट में जज साहब को कि वो खुद से दे दे, तो ऐसा रेयर होता है। आपने मांगा नहीं तो पाएंगे नहीं, सामने वाला सरकारी वकील विरोध कर देगा। समझ रहे हैं? तो इस बात को समझें। दावे के भाग का त्याग, कई अनुतोषों में से एक के लिए वाद लाने का लोभ। एक ही वाद हेतु के बारे में एक से अधिक अनुतोष पाने का हकदार व्यक्ति ऐसे सभी अनुतोषों या उनमें से किसी के लिए वाद ला सकेगा, किंतु यदि वह ऐसे सभी अनुतोषों के लिए वाद लाने का लोप न्यायालय की इजाजत के बिना करता है। एक स्थिति यह है कि अगर न्यायालय अनुमति दे और फिर भी वो अलाउ ना करे, मांग ना करे, तो फिर उसके सारे हक चले जाएंगे। अनुमति दे रहा है कि आप मांग सकते हैं और आप फिर भी नहीं मांगना चाहते हैं। देखिए फिर से इस सेंटेंस को सुनिए। एक ही वाद हेतु के बारे में एक से अधिक अनुतोष पाने का हकदार व्यक्ति ऐसे सभी अनुतोषों या उनमें से किसी के लिए वाद ला सकेगा, किंतु यदि वह ऐसे सभी अनुतोषों के लिए वाद लाने का लोप न्यायालय की इजाजत के बिना करता है, यानी न्यायालय ने अनुमति नहीं दी। अगर अनुमति देने के बावजूद करे तो दूसरी बात है, लेकिन अनुमति नहीं दी यानी न्यायालय ने कोई इसको कंसीडर नहीं किया, लेकिन फिर भी ये किसी भी अनुतोष को जो उस पर अनुतोष मिल सकता था उसको ये हक के तौर पर नहीं उठाता प्लेंट में, तो उसके बाद वह इस प्रकार लोप किए गए किसी भी अनुतोष के लिए वाद नहीं लाएगा। लेकिन अगर यही चीज अनुमति देने पर वो करता है तो उसका चांस बना रहेगा। तो ये बारीकियां हैं कानून की, समझे?
कोर्ट अनुमति दे और आप उसमें से कुछ पॉइंट जितने पे अनुमति दे रहा है उतना उठाया, बाकी आपने नहीं उठाया, तो उस बाकी के लिए बाद में चांस है, वहाँ विचाराधीन प्रांग न्याय और एसजुडिकेटा नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर बगैर अनुमति के यानी कंसीडर नहीं किया है कोर्ट ने और आपने कोई मांग नहीं उठाई, तब फिर आप दोबारा नहीं उठा पाएंगे। तो इस बारीक चीज को आर्डर 2 रूल 2 के अंतर्गत समझें। स्पष्टीकरण भी इसमें जोड़ा गया है। इस नियम के प्रयोजन के लिए कोई बाध्यता और उसके पालन के लिए सांपार्श्विक प्रतिभूति और उसकी बाध्यता के अधीन उद्भूत उत्तरोत्तर दावों के बारे में यह समझा जाएगा कि वह क्रमशः एक ही बाद हेतु गठित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो बाद का दावा है उसको क्या बोलेंगे, उत्तरोत्तर। पहले जो दावा किया गया उसके बाद का दावा अगर उसी सेम काज ऑफ एक्शन पे है तो फिर अलाउ नहीं होगा। इसमें स्पष्टीकरण जोड़ने का मतलब यह था कि आप ये समझ पाएं कि संपार्श्विक प्रतिभूति और उसकी बाध्यता यानी उसी से जुड़ा हुआ सेवेरिटी आपको चाहिए था, उसी से जुड़ा हुआ जो बाद आपने प्रथम बार दाखिल किया उसमें वो चीज़ें मिल सकती थी और आपने उसको अलाउ करने के लिए अपने प्रार्थना पत्र में उसका बातें उल्लेख नहीं किया, आप नहीं पा सकते। वाद हेतु का जब ये हो गया यानी आपको संपूर्ण दावा कर दिए, तब अब बात क्या हो गया कि मान लीजिए वो काज ऑफ एक्शन जो है कई लोगों के साथ है, कई वाद से जुड़ा हुआ है। जैसे इसको इस एग्जाम्पल से समझें, मान लीजिए इसी आपके जुडिशरी में प्री का रिजल्ट आए और विवाद फंस जाए। कुछ बच्चे कहें कि हमारा सर ये सवाल सही था, सवाल नहीं था, इसमें केस हो जाए। तो अलग अलग बेंच में आप सुनते हो हाई कोर्ट के सिंगल डबल बेंच में बच्चे रिट पटिशन फाइल कर देते हैं। तो उसमें 2-3 अगर मुकदमे किसी अलग अलग मुद्दे पर, किसी का प्री में नंबर पर, किसी का कुछ, अगर लेकिन मतलब क्या है कि प्री का परिणाम, बाद हेतु क्या है, प्री का परिणाम जो आया हुआ है वो गलत है। अगर बाद हेतु यही एक है और सारे में कारण कई अन्य है, तो बाद हेतु यानी एक होने की वजह से सारे मामले को जोड़ लिया जाएगा। कुछ दिमाग घुमा होगा, ये आपके सीपीसी एक्ट में ना लिखा है। तो इस तरीके से अगर कोई मैटर है तो बाद हेतुकों का संयोजन उसके सिवाय जैसा अन्यथा उपबंधित है वादी, उसी प्रतिवादी या संयुक्ततः उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध कई बाद हेतुक एक ही बाद में संयोजित कर सकेगा। और ऐसे बाद हेतुक रखने वाले भी कोई भी वादी जिनमें वे उसी प्रतिवादी या संयुक्ततः उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध संयुक्ततः हितबद्ध हों, ऐसे वाद हेतुकों को एक ही बाद में संयोजित कर सकेंगे। ठीक वही जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया वही ठीक इसमें है, समझ रहे हैं। दूसरी बात, जहां बाद हेतु संयोजित किए जाते हैं वहां बाद के संबंध में न्यायालय की अधिकारिता संकलित विषय वस्तुओं की उस रकम या मूल्य पर निर्भर करेगी जो बाद संस्थित किए जाने की तारीख पर है। सिविल सूट में सबसे मेजर फैक्टर होता है वाद मूल्य। अगर इस पर आपने काम नहीं किया तो प्लेंट रिजेक्ट होना है। 90% प्लेंट इसीलिए रिजेक्ट होती है कि बाद मूल्य का उदाहरण गलत किया जाता है। कितने का मैटर है यही, तो इसमें भी कह रहा है कि इस संयोजन को कर लेने के बाद ये भी देखा जाएगा कि वो किस कोर्ट में विचाराधीन हो, मुकदमा कहाँ चले, तो उसके लिए बाद मूल्य का वो निर्भर करेगा कितना, मतलब केस किस बाद मूल्य के लेवल का है। उसके बाद नियम नंबर 4 आता है, अस्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए केवल कुछ दावों को संयोजित किया जाना। जैसे ऊपर का वाद जो था, वादों का संयोजन वो अस्थावर संपत्ति से जुड़ा हो ये कोई जरूरी नहीं है, पद और अधिकार से जुड़ा हो। लेकिन नियम 4 जो सीपीसी का आर्डर 2 का कहता है वो केवल अस्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण की बात करता है, ये अधिकार की बात और पद की बात नहीं करता। ध्यान दीजिए, जब तक कि न्यायालय की इजाजत ना हो, यानी जब तक कोर्ट अनुमति ना करे, अस्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए वाद में, यानी अस्थावर संपत्ति का कोई ऐसा कब्जे का विवाद है जिसमें उसको कब्जे को पुनर्स्थापना की बात है, प्रत्युद्धरण का मतलब ये पुनर्स्थापित, निम्नलिखित के सिवाय कोई भी वाद हेतुक संयोजित नहीं किया जाएगा। तो इस अगर अस्थावर संपत्ति के किसी प्रत्युद्धरण का मसला है तो उसमें ये 3 सरकमटेंसेस देखा जाएगा। अगर ये तीनों होगा तब तो बाद हेतुक जोड़ लिया जाएगा, अन्यथा नहीं जोड़ा जाएगा, अलग अलग मुकदमा चलेगा। तो आपके पेपरवा में वो जो कहानियां लिख के आएगी, अगर बाई चांस
इसी सीपीसीआ के, आर्डर 2 के, रूलवा 4 के, इन्हीं तीनों में से ना हो तो, और तीनों में से हो तो नियम 4 ये तीनों पढ़ना जरूरी है कि नहीं? हम कथा नहीं बाच रहे हैं सत्यनारायण की, समझ रहे हैं? यहीं रोक देते हैं। और नियम 4 पर 35 मिनट पूरा हो गया, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओवरलोड। कल 10 मिनट का ही प्रवचन रहेगा जो शुरू में रहता है। आज वाला बहुत ज़रूरी था, कैसे हमें पता है ना कौन कौन सुन रहा है इसे, सबकी दवाई हो जाए, इसीलिए कल फिर कंटिन्यू करेंगे यहीं से, सीपीसी के आर्डर 2 रूल 4 से। ठीक है, ये बात याद रखना कि वो 3 कंडीशन अगर रहेगा तभी बाद तो जुड़ेगा, अन्यथा स्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण का अगर मसला आपके कोर्ट, आपके पेपर में आता है और उस पर प्लेंट बनाना है तो ध्यान रखना इसका, नहीं बाद है तो जोड़ने लगना। ठीक है, आज आप एक्शन पतन हुई का तो जुड़ी हैं। कल मिलेंगे फिर। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे द्वारा आयोजित टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं जो 1 मार्च से शुरू होकर 18 मई तक चलेगी, 30 टेस्ट का प्रोग्राम है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर 7705090393 पर आप व्हाट्सएप करके मुझसे जुड़ सकते हैं। कल आप लोगों से हम फिर मिलेंगे एक नए लाइव वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए, फॉर्म भरिए स्वतंत्र दिमाग से, ईमानदारी से, किसी का हक छीने बगैर। बहुत होगा नौकरी नहीं मिलेगी भाई, इतने तो, लेकिन गलत ढंग से किसी का हक मत छीनना, बहुत पछताएंगे आप। मतलब जघन्य पाप से बढ़कर कृत्य है ये, किसी का हक छीन लेना, रिश्वत दे के नौकरी प्राप्त करना, गलत सर्टिफिकेट लगा के नौकरी प्राप्त करना। आप जान रहे हैं जो बच्चा ईमानदारी से गरीब किसान का पढ़ रहा है, उसकी मेहनत हाय लगेगी, ये कौन सुनता है? मिलते हैं कल, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय श्री राम। सत्यमेव जयते।